हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 4 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। हमने इसके पहले वाले वीडियो में सहसंयोजी बंध और हीरा ग्रेफाइट की संरचना में को पढ़ा पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 में कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, श्रृंखलन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के और अपन बहुत सारी चीज़ों के इस बारे में, संरचना के बारे में भी, जो इसकी संरचनाएं बनती हैं उसके बारे में, श्रृंखलन किस प्रकार का होता है, इस पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी मतलब ये प्रश्न आता है कि कार्बन की सर्वतोमुखी जो मुखी प्रकृति है वो क्या है, वर्सेटाइल क्या है। तो सर्वतोमुखी का अर्थ है कि कार्बन क्या सबसे दोस्ती कर लेता है। इसके जो गुणधर्म होते हैं कार्बन के, मतलब अन्य तत्वों की अपेक्षा कहीं, मतलब अपन सभी तत्वों को रखें, सभी तत्वों की यौगिकों की गणना करें, कई मिलियन आ की गई, लेकिन अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को अगर एक साथ रखेंगे पर भी रखने पर इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक होती है। किसकी? कार्बन की। यह गुणधर्म केवल हमें कार्बन में ही मिलता है। तो इसका क्यों है, तो इसके 2-3 रीजन है, अपन पढ़ेंगे। पहला रीजन है कि कार्बन के जो परमाणु होते हैं आवन बॉन्ड बनाने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। बड़ी संख्या में क्या बनाते? अणु बनाते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। ये पेपर में आता है एक प्रश्न, श्रृंखलन किसे कहते हैं? तो कार्बन बड़ी संख्या में अणु बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। और कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होती है या विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला होती है, वलय में उपस्थित भी कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन का एक परमाणु या द्वि या त्रि आवन से जुड़े होते हैं। कार्बन परमाणु के बीच एक आवन से जुड़े जो यौगिक होते हैं, एक आवन से, जैसे इस तरीके से एक आवन से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त कहलाते हैं। और द्वि आवन, इस तरीके द्वि आवन या त्रि आवन से जुड़े जो यौगिक होते हैं वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। पर जो सिलिकॉन जो होता है बहुत बड़ा परमाणु होता है, बहुत बड़ा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन नहीं, सिलिकॉन क्या बहुत बड़ा परमाणु होता है। इस कारण सिलिकॉन में एक जो गुण होता है थोड़ा कम होता है। ये केवल जिनमें 7 या 8 परमाणु तक ही श्रृंखला हो सकती है, लेकिन ये योग अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन का जो आबंध होता है अधिक प्रबल होता है और ये मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट है कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, जो कार्बन के 4 अन्य कार्बन परमाणु और कुछ अन्य संयोजक तत्व के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन अन्य तत्वों के साथ भी कार्बन के क्या होते यौगिक बनते हैं। ऐसे अणु भी कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर भी निर्भर करते हैं। तीसरा गुण क्या है कि जो कार्बन के जो यौगिक होते हैं मतलब बहुत छोटे होते हैं। इनका जो आकार होता है कार्बन द्वारा जो प्रबल आबंधों के निर्माण के कारण इनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों जो होते हैं मजबूती से जग पकड़े रहते हैं और बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आवन तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। बड़े परमाणु मतलब सिलिकॉन। कार्बन की संयोजकता भी 4 होती है। एक प्रश्न आता है कि कार्बन की संयोजकता भी 4 है और सिलिकॉन की भी 4 है, तो कार्बन सर्वतोमुखी क्यों है? तो इसी कारण है कि सिलिकॉन की संयोजकता तो 4 है पर इसके जो बड़ा परमाणु है जी, और बड़े परमाणु के कारण जो इसका जो आबंध है वो कैसा होता है? दुर्बल होता है। तो इसके जो नाभिक है मजबूती से पकड़े नहीं रह सकता, मतलब छोड़ देता है, मतलब मजबूती नहीं होती। जबकि कार्बन के द्वारा बने यौगिकों में क्या होती है? एक मजबूती होती है। 3 गुण हैं जिसके कारण कार्बन को सर्वतोमुखी कहा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत आता है बच्चों। फिर है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन में पाए जाने जो 2 विशिष्ट लक्षण है चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं। अनेक यौगिकों के कार्बनिक परमाणु के समूह विभिन्न श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। और यह भी माना जाता है संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक थी, माना कौन सी कार्बन यौगिक की। 1828 में फ्रेडरिक बोयल ने अमोनिया साइनाइड से यूरिया बनाकर इसे असत
प्रमाणित किया था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही होता है। अब हम पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त हमने पढ़ा था, संतृप्त क्या होते हैं, एकल वाले, और असंतृप्त डबल और ट्रिपल वाले। तो ये याद कर लेना, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक क्या होते हैं, ऐसे कार्बन तत्व जिनके बीच में एकल बंध होता है तो वो संतृप्त होते हैं, और जिनके बीच सॉरी जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बंध होता है वो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं। तो अपन इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये संरचना अपने सामने आ गई है, एथेन। ये किसकी संरचना है, एथेन की है। तो एथेन का जो फॉर्मूला होता है C2H6 है ना। सबसे पहले अपन कार्बन को जोड़ेंगे, तो कार्बन को अपन इस तरीके से जोड़ेंगे, C और C। फिर दूसरे चरण में अपन हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है ना, तो 3 इधर जोड़ेंगे। इस तरीके से दिख रही है संरचना, ये अपन को इस तरीके से जुड़ेंगे, और इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। तो बच्चों सॉरी ये पेपर में बहुत आती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस तरीके से बनेगी एथेन की, तो ये आप बना सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये कार्बन की 4 संयोजकता है, ये क्रॉस में दिख रही है अपन को, है ना। और जो बिंदी वाली हाइड्रोजन की संयोजकता है, इन्होंने आपस में संयोग करके 4 कार्बन की 4 बैलेंसी हुई, कार्बन के 4, एक जे। इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉनों का 4 सहभागी युग्म है इसमें, है ना। 4 मतलब 4 जगह से एकल बंध द्वारा जुड़े हुए, सॉरी एकल बंध, एक एकल बंध जे है, एक एकल बंध जे, एक, ये सब क्या है, एकल बंध से जुड़े हुए हैं ना। इसी प्रकार अपन अगली पढ़ते हैं। इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना पढ़ते हैं। 3 कार्बन परमाणु वाली जो संरचना होती है वो होती है प्रोपेन होती है ना। तो सबसे पहले अपन कार्बन कार्बन को जोड़ेंगे, तो ये कार्बन कार्बन, फिर H कितनी है अपन 8, तो अपन सॉरी H जोड़ेंगे इस तरीके से, 3 जे हो गए, 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 ये, है ना। फिर 3 जोड़ेंगे इस तरीके से, ये अब किसकी संरचना हो गई, किसकी, प्रोपेन की संरचना हो गई। इस तरीके से अपन प्रोपेन की बना सकते हैं। 3 और 2 5 और 3 8 हो गए, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इस प्रकार अगली संरचना कौन सी है, एथीन। किसकी, एथीन। तो कार्बन कार्बन को इस तरीके से जोड़ेंगे, और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 4 इस तरीके से जोड़ेंगे, चित्र दिख रहा है। फिर इसके बाद अपन को पता है कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4 होती है। अब 4 होती है तो अपन इस क्या करेंगे, 4 के लिए द्विआबंध कर देंगे। जो बना है ना द्विआबंध, तो 2 कार्बनों के बीच द्विआबंध कर दें, जिससे कार्बन की जो बैलेंसी है, संयोजकता, वो कैसे उसे संतुष्ट हो सके। तो तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, यहाँ बैलेंस हो गई, 2 कार्बन के बीच क्या हुआ, द्विआबंध हुआ। इस प्रकार ये संरचना आपको दिख रही है, ये एथेन की संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो ये आपको दिख रही है इस तरीके से, ये भी पेपर में बहुत आती है। कुल मिला के आपको ये समझना है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना। अब 4 वैलेंसी से 4 चाहे हाइड्रोजन जुड़े, है ना। अगर 3 जुड़ते हैं तो द्विआबंध होगा एक के बीच में। जो मतलब कार्बन की अपन को 4 संयोजकता को क्या करना पड़ता है, संतुष्ट करना पड़ता है। इस प्रकार कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार द्वि या त्रिआबंध वाले कार्बन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बन यौगिक कहते हैं। ये संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब आती है श्रृंखलाएं, शाखाएं और बलें। ये संरचना भी अपन ने पढ़ी थी, मेथेन की हमने पढ़ी ली थी। मेथेन इस तरीके से होगी, एथेन की ये होगी। 3 कार्बन परमाणु की संरचना को हम प्रोपेन कहेंगे, एक प्रोपेन की होगी। ये ब्यूटेन की है, ब्यूटेन की अपन समझते हैं कार्बन 4 है, तो 4 ये कार्बन इस तरीके से जुड़ गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 10, तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 10 इस तरीके से जुड़ गए। इस प्रकार पेंटेन 5 कार्बन जुड़े हैं पहले, फिर अपन ने हाइड्रोजन को जोड़ा, 12 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से अपन जोड़ देंगे, तो ये पेंटेन की संरचना हो जाएगी। इसी प्रकार ये हेक्सेन की हो जाएगी। तो बच्चों ये पेपर में आती है वाली संरचना, इसे आप कर लेना। यहाँ कोई भी संरचना अगर आपको समझ में नहीं आती, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखना। इसी प्रकार हम अब आते हैं, 4 कार्बन परमाणु कंकाल को बनाते हैं तो 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं।
एक इस तरीके से बना सकते हो अपन, एक इस तरीके से भी अपन ये संरचना बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपन एक ही सीधी बनाए, तो इस तरह दोनों तरीके से अपन बन सकती है। इसी प्रकार अब इन्होंने करके बताई है ये ब्यूटेन की। तो देखो इसमें इस तरीके से जो अपन ने अभी देखी थी, इस तरीके से भी अगर आप संरचना बनाएंगे तो ये भी सही होगी। लेकिन ये दो जो संरचनाएं बनी है, ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं संरचनात्मक समावयन। मतलब समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाएं वाले ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयन। ये पेपर में आता है। इसी के बाद अपन साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है C6H12। तो बच्चों ये पेपर में बहुत आता है। इस सूत्रों को जरूर आप याद कर लेना कि सूत्र, तभी तो आप संरचना बना पाओगे। कि साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाइए तो सीधी या शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन परमाणु कैसे होते हैं? वलय के आकार में इस तरीके से होते हैं। तो C6 है, तो C6 को इस तरीके से भी अपन जोड़ सकते हैं। दिख रहा है ना C, इस तरीके से भी अपन इसको जोड़ सकते। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 12 जी, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से अपन ये संरचना बन गई, कार्बन कंकाल और संपूर्ण अणु, है ना। इसी प्रकार एक और संरचना है बेंजीन की, ये पेपर में बहुत आती है C6H6। तो इस तरीके से बेंजीन की जो संरचना है ना। इसमें आप देख रहे होगे, इसमें जो दो आबंध लगे हैं, एक जे वाला और एक जे वाला। क्यों लगा है? क्योंकि कार्बन की संयुक्ता है 4 है, तो 1 2 और 4 इस तरीके से। एक जे है, इसको आपको अलग से बता देती हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आएगी जी। एक पॉइंट लिया मैंने ये वाला, देखो। तो एक जे संयुक्ता, एक जे 2, तो 4 करने के लिए यह 2 ही आबंध है। इस तरीके से जुड़े होकर तो बेंजीन की संरचना पेपर में बहुत आती है। तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन, ये सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं, संतृप्त वाले। संतृप्त मतलब जिसमें क्या होता है? एकल बंध होता है ना, ये C और C के बीच में होता है। और जिनमें एक या अधिक, जिसमें दो आबंध होते हैं इस तरीके से, वो एल्कीन कहलाते हैं। और जिसमें 3 होते हैं वो कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रकात्मक समूह के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? अभी हमने देखा कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो संरचना बन रही थी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बन रही थी ना। जब अपन हाइड्रोजन को किसी अन्य अणु के साथ, अन्य परमाणु के साथ क्या कहते हैं? हटा देते हैं। हाइड्रोजन को हटा दें, इसको हटा दें, हटा के कुछ दूसरों को लगाएं तो वो क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु। तो यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। विषम परमाणु से क्या होता है? ये गुण कार्बन श्रृंखला की जो लंबाई प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ये क्या कहलाते हैं? प्रकात्मक ग्रुप कहलाते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन को अलग कर देते, जैसे जैसे अपन ये कुछ प्रकात्मक समूह हैं, जैसे हेलो, क्लोरो और ब्रोमो, जिन्हें यहाँ पर एल्केन कहते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन में जैसे एल्कोहल के साथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन से मिलकर जी बने हुए हैं एल्कोहल, एलाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन एल्कोहल OH है, एलाइड का सूत्र है, ये कीटोन का है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो बच्चों ये पेपर में आते हैं, इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लेना। ऐसे सूत्र प्रश्न आ सकता है कि प्रकात्मक समूह किसे कहते हैं, इनके नाम बताओ। तो ये आप याद कर लेना। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट आते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकात्मक समूह की उपस्थिति के कारण बने होते हैं। जैसे एक ही प्रकात्मक समूह, जैसे एल्कोहल जो प्रकात्मक समूह, इससे मिलकर कई यौगिक बने हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे आपको और उदाहरण समझाऊं, यहाँ देखो, कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। आप इसमें क्या देख रहे हैं? सब में क्या OH जुड़ा है, तो एक ही प्रकात्मक समूह से बना है ना। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकात्मक समूह से हटाया गया हो, उसे अपन कहते हैं समजातीय श्रेणी।
क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। मतलब एक ही प्रकार से एल्कोहल से हटाया है या फिर अपन कीटोन से हटा दें, किसी से भी हटा, मतलब एक ही प्रकार के प्रकात्मक समूह से हाइड्रोजन को अपन हटा दें कार्बन में, कार्बन श्रृंखला में। किसमें, कार्बन श्रृंखला में, तो वो कहलाती है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी में क्या होता है, इसके जो भौतिक गुण होते हैं वो क्रमता में बढ़ते हैं, है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई अंतर नहीं आता। क्यों बढ़ते हैं, जैसे देखो आप, जैसे C3H6, C4H8, C5H10, इन सब में काय का अंतर है, -CH2 का अंतर है। तो हमने क्या देखा कि इसमें -CH2 बढ़ रहे हैं ना, तो जो एल्कीनों का सामान्य सूत्र बना CnH2n के रूप में लिखा जाएगा, मतलब n बराबर 2, 3, 4, ये वही रहा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है ना। तो इस प्रकार क्या हुआ, आणविक द्रव्यमान तो बढ़ा है ना, तो इनके भौतिक गुण द्रव्य क्रमबद्धता दिखाई देगी, मतलब आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से इनकी गलनांक क्वथनांक में वृद्धि हुई। मतलब इसका गलनांक क्वथनांक C3H6, C4H8, तो C4H8 का ज़्यादा होगा और C4H8 से C5H10 का ज़्यादा होगा, है ना। तो इस प्रकार इनके गलनांक क्वथनांक में वृद्धि होगी, विलेयता में वृद्धि होगी, मतलब भौतिक जो गुण होंगे क्रमबद्धता में बढ़ेंगे, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई अंतर नहीं होगा। रासायनिक गुण कैसे होंगे, समान होंगे। ये किसमें, समजातीय श्रेणी में। समजातीय श्रेणी क्या होती है, जब कार्बन OH के हम हाइड्रोजन को, इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़े हैं, जो मेथेन है, ये हाइड्रोजन OH को अन्य किसी समूह से हम क्या करें, ये हाइड्रोजन को अन्य किसी प्रकात्मक समूह से हम क्या करें, हटा दें, उसे हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। अब आते हैं कार्बनिक OH की नाम पद्धति। कार्बनिक OH के नाम कैसे रखे जाते हैं, तो 3 कार्बन परमाणु वाले OH को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। अगर इन कार्बन परमाणु की श्रृंखला के आगे किसी शब्द को जोड़ते हैं, उपसर्ग, उसे पूर्वलग्न, और बाद में जो जोड़ता है उसे अनुलग्न कहते हैं। किसको बाद में बोला जाता है, किसको पहले बोला जाता है, इसकी ये है, देखो अपन इसको पढ़े, जैसे अपन हिंदी में आपने प्रत्युपसर्ग पढ़े होंगे, जैसे इनके लास्ट में शब्द क्या होता है, ई होता है, तो ई को हटा के अपन बाद में जो शब्द जोड़ते हैं उसको जोड़ते हैं। तो जैसे ONE को जोड़ा प्रोपेन में, ई को, तो क्या बन गया, प्रोपेनॉन बन गया। इसी प्रकार ENE BiNE को प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या कहलाएंगे, प्रोपीन कहलाएंगे, हैं। और त्रिआवन वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, प्रोपाइन कहलाएंगे, कहते हैं। मतलब जो अभी मैं आपको समझाऊंगी, जैसे C, इसको अपन यहीं से समझते हैं। जैसे पहला है हेलो एल्केन, 3 कार्बन परमाणु की जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, प्रोपीन कहलाती है। पहली बात है यहाँ क्लियर करना, जो 3 कार्बन परमाणु हैं तो इसे अपन कहेंगे प्रोपेन। क्या कहेंगे, प्रोपेन। अब जो क्या होते हैं, जो क्लोरो ब्रोमो जोड़ते हैं, ये जुड़ते तो बाद में, लेकिन जब हम बोलेंगे तो इन्हें शुरू में बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। अगर ये किसी संरचना में अगर जुड़े हैं, Cl या Br जुड़ा है, तो अपन इनको पहले बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि ये क्या है, उपसर्ग के रूप में ये क्या करते हैं, काम करते हैं। पूर्वलग्न, उपसर्ग मतलब पूर्वलग्न मतलब उपसर्ग, मतलब पहले बोलेंगे इनको। इस तरह से ब्रोमीन का है, इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन आते हैं दूसरा एल्कोहल। अगर ये सब क्या है, प्रकात्मक समूह, मैंने बताया था प्रकात्मक समूह, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप को इन्हें हटा दिया। यहाँ हाइड्रोजन को किससे हटाया था, Cl से और Br से, ये प्रकात्मक समूह। अब यहाँ C, एक हाइड्रोजन को किससे हटा दिया, OH से हटा दिया। ये संरचना वैसे है किसकी, कितने H जुड़े हैं इसमें, 3 और 2 5 और 3 8, C3H8 की संरचना है ना, है C3H8। इसमें क्या करा, अब एक हाइड्रोजन को पहले Cl से हटाया, Br, अब इससे Cl को इससे OH से हटा दिया। अब OH से हटा दिया, उसका नाम ही बदल, OH से जुड़ा है तो इसको OL, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, OL, मतलब ऑल। तो प्रोपेन में ऑल जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, प्रोपेनॉल, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। तो ये अनुलग्न मतलब इसे बाद में जोड़ना है, पूर्णलग्न मतलब उपसर्ग की तरह पहले जोड़ना, अनुलग्न मतलब प्रत्यय थे तो इसे बाद में हम बोलेंगे। अगर एल्कोहल लगा है तो एल्कोहल का जो उच्चारण होगा बाद में होगा, उच्चारण क्या होगा, ओल, ऑल। तो प्रोपेन में जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी प्रोपेन है। अब लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ गया, एलाइड ग्रुप जुड़ गया। एलाइड ग्रुप इसको बोलते हैं C बराबर O, जैसे कीटोन ग्रुप। और लास्ट में अल जोड़ना है, अल, तो प्रोपेन में अल को जोड़ेंगे तो क्या होएगा, प्रोपेनेल हो जाएगा, है ना।
इसी प्रकार कीटोन है ना, तो कीटोन को जोड़ेंगे तो कीटोन का क्या होता है, सी, इस तरीके से कीटोन ग्रुप है। कीटोन को जो तो ऑन शब्द जोड़ना है, तो लास्ट में भी इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या बोलेंगे इसे, प्रोपेनॉन। है प्रोपेन, पर प्रोपेन में ऑन जोड़ना है, वो लास्ट में जोड़ेंगे अपन, है ना, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। इसी प्रकार ओइक एसिड, तो प्रोपेन में जोड़ेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन तीनों में क्या सॉरी, इन तीनों में क्या है, द्विआबंध है। इसमें भी था, इसमें भी था ना, और इसमें भी था द्विआबंध था ना। तो द्विआबंध वालों को क्या बोलते हैं अपन, मैंने अभी आपको बताया था, देखो यहाँ जिनमें द्विआबंध होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रोपीन कहते हैं। और त्रिआबंध वालों को क्या कहते हैं, प्रोपाइन कहते हैं। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अभी अपन ने पढ़ा था। एल्केन सिंगल बंध को, एल्कीन द्विआबंध को, एल्काइन त्रिआबंध को। इसी प्रकार प्रोपीन एकल बंध को, सॉरी प्रोपेन एकल बंध को, प्रोपीन द्विआबंध को, और प्रोपाइन त्रिआबंध को। तो इसके अपन ने यहाँ देखा, तो इनमें सब में क्या होता है, द्विआबंध आ रहा, देखो ये आ रहा ना द्विआबंध, द्विआबंध जी है ना। तो ये प्रोपीन है, क्या है, प्रोपीन। अब प्रोपीन में ONE को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीनॉन हो जाएगा। जो प्रोपीन है, प्रोपीन है ना। अभी इसको देखो उधर ही समझा देती हूँ। ये प्रोपीन है ना, ये प्रोपीन है। इसका लास्ट के शब्द को अपन ENE से प्रतिस्थापित कर देंगे, ई को हटा के अपन ENE जोड़ेंगे तो इसका शब्द क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, हो जाएगा। और प्रोपीन के पे फिर लास्ट में अपन को क्या जोड़ना है, ONE जोड़ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल को तो प्रोपेनोइक एसिड, क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। अब इसी प्रकार ये एल्कीन है, एल्कीन है तो एल्कीन में ये डबल बंध है और ईन जोड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोपीन, है ना। प्रोपेन में एल की डबल बंध है तो अपन को पता ही है, प्रोपीन बोलेंगे डबल बंध वाले को, और ट्रिपल बंध वाले को प्रोपाइन। इसे क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। ट्रिपल बंध है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। इसे डबल बंध को प्रोपीन। और ये लास्ट का मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहिए, जैसे अपन हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ा है ना, तो जिस सॉरी, जो ये शब्द हैं जिसमें ये अनुलग्न लिखा है, ये सब प्रत्यय मतलब इनका जो उच्चारण है अपन लास्ट में करेंगे, सीधा सीधा मैं ये कहना चाहती हूँ। और जो 3 कार्बन परमाणु की संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। और प्रोपेन में जिस शब्द को हम जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा, ठीक है। और जो शब्द पहले जोड़े जाते हैं, जो क्लोरो और ब्रोमो, तो इन्हें अपन उच्चारण में प्रोपेन के पहले बोलेंगे। और ये शब्द जो समूह है, ये कौन से समूह है, प्रकात्मक समूह है, जिसे अपन ने हाइड्रोजन के द्वारा, माना हाइड्रोजन को जिन समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, समझाती है ना, वो प्रकात्मक समूह कहलाते हैं। और जब एक ही प्रकात्मक समूह द्वारा हम कई हाइड्रोजनों को हटाते हैं ना, मतलब एक ही प्रकात्मक समूह के द्वारा हम कई तत्व बनाते, कई कार्बन तत्व बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, समझाती श्रेणी कहलाती है। तो बच्चों जी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको कुछ भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। लाइक करें, शेयर करें, घर पर रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगला इसका जो वो बनेगा चैप्टर का पार्ट 3, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 में अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।